पृष्ठभूमि की बात करें तो पूर्वी समस्याओं का मतलब था कमजोर होते हुए उस्मानी साम्राज्य के बचे हुए इलाकों पर कब्जा करने के लिए यूरोपीय शक्तियों के बीच संघर्ष। यानी जो क्रीमिया युद्ध जो कि 1853 से 1856 के बीच में हुआ, बाल्कन युद्ध जो कि 1912 से लेकर 1913 में हुआ, तथा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी इसी में हमें देखने को मिलती है। ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हुआ, यानी धीरे धीरे जो ऑटोमन साम्राज्य था वो खत्म हो गया और नया राष्ट्र। फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एसवेल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम हिस्ट्री ऑफ यूरोप का जो आपका यूनिट सेकंड है उसका पार्ट 4 यानी पार्ट 4 को देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम बालिकन राष्ट्रवाद, अफ्रीकी उपनिवेश के लिए क्या संघर्ष हुआ और साम्राज्यवाद के अंतर्गत जो भी प्रतिद्वंदिता थी उसको कवर करने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री ऑफ यूरोप का यूनिट सेकंड का पार्ट 4 होने वाला है। एंड इससे पहले कि अगर आपने जितनी भी यूनिट्स कंप्लीट हमने करवाई है उसकी वीडियो को आपने नहीं देखा है तो हमने चैनल पर ऑलरेडी उन वीडियो को अपलोड कर दिया है एंड उनकी प्लेलिस्ट भी जो है हमने बना दिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। वहाँ से जाके डायरेक्ट उन वीडियो की प्लेलिस्ट पर पहुँच सकते हैं। एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप पुराने स्टूडेंट हो और आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पूर्वी प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। यानी यह 19वीं सदी में उठी वह समस्या थी जिसने यूरोपीय शक्ति, यानी यूरोपीय शक्ति वो शक्तियाँ जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया या इस बात पर उलझी थी कि मतलब इस बात पर उलझ गई थी कि कमजोर होते ही उसने उस्मानी साम्राज्य यानी जो भी ऑटोमन अंपायर था उसके विघटन के बाद बाल्कन और आसपास के जो इलाके हैं उसका भविष्य क्या हो गया। यानी उस समय जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, जो हमारा पूर्वी यूरोप था उसके अंदर जो देश थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ये इस बात पर मतलब विचार विमर्श कर रहे थे कि जब उस्मानी यानी ऑटोमन अंपायर का जब बंटवारा होगा तो उसमें जो बाल्कन और आसपास के जितने भी जो स्टेट है, आसपास के जितने भी कंट्रियां हैं उनका क्या होगा। इसलिए उनके मन में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रश्न देखने को मिल रहे थे। वो किस प्रकार के वहाँ पर सवाल उठा रहे थे, तो उनका वो सवाल था कि किसे क्या हिस्सा मिलेगा, यानी जो भी अगर बंटवारा वहाँ पर होता है यूरोप के अंदर तो किसको क्या मिलेगा। इसमें रूस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ब्रिटेन और फ्रांस सभी अपने अपने हितों को साधना चाहते थे। यानी जैसे रूस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रिटेन हो गया या फ्रांस हो गया, ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने ही हितों के लिए बात करते थे और अपने हितों को साधना चाहते थे कि भाई हमारे लिए ऐसा काम करो या हमारे लिए इस तरीके का करो। तो मतलब सब जितने भी स्टेट थे, जितने भी कंट्रियाँ थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही बात करते थे। इसमें यूरोप में तनाव, इससे जो क्या हुआ, यूरोप में तनाव बढ़ा और बाद में प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका भी तैयार हुई। यानी इसी ने क्या करा, यूरोप में तनाव बढ़ाने की कोशिश भी करी, जो कि बाद में क्या ये एक विश्व युद्ध का रूप इसने ले लिया। अब इसके पूर्वी समय की बात करें तो पूर्वी समस्याओं का मतलब था कमजोर होते हुए उस्मानी साम्राज्य के बचे हुए इलाकों पर कब्जा करने के लिए यूरोपीय शक्तियों के बीच संघर्ष। यानी जो ऑटोमन अंपायर का जो बचा हुआ क्षेत्र था उस पे यूरोपीय शक्तियों का जो है, उस यूरोपीय लोग जो थे या यूरोपीय देश था वो उस पर कब्जा करने के लिए सोच रहा था और इसी शक्तियों के बीच उनके बीच संघर्ष देखने को मिला। यह समस्या जो थी वो 19वीं सदी के अंत तक बनी रही और इसी ने अंत में प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसकी भूमिका निभाने की कोशिश करी। पूर्वी समस्या कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि ये कई दशकों तक चले राजनीतिक संघर्ष और छोटे बड़े युद्धों की एक श्रृंखला थी। यानी पूर्वी समस्या बेसिकली कोई एक घटना नहीं, आप इसे कह सकते हो, ये एक कई दशकों से चली आई एक राजनीतिक संघर्ष थी जो छोटे बड़े युद्ध के रूप में हमें देखने को मिली और इसका सीधा असर जो था वो प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इसमें क्रीमिया युद्ध की। यानी क्रीमिया युद्ध क्या है? क्रीमिया युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो रूस और यूरोप के दूसरे बड़ी ताकत जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, उस्मानी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। यानी जो क्रीमिया युद्ध था वो जितने भी यूरोप के जो बड़े देश थे जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और उस्मानी साम्राज्य के बीच लड़ा गया एक युद्ध था। यह युद्ध मुख्य रूप से इस बात पर लड़ा गया कि दक्षिण पूर्व यूरोप और काला सागर के इलाके पर किसका दबदबा देखने को मिलेगा। यानी मेनली ये युद्ध जो उस समय हुआ था वो इसलिए लड़ा गया था कि जो भी यूरोप का जो दक्षिणी भाग है उसमें जो काला सागर का इलाका है वो किसको मिलेगा या उस पर किसका अधिकार रहेगा, इसके लिए इस युद्ध को जो है लड़ा गया था। रूस जो चाहता था वो
वो कमजोर हो रही उस्मानी साम्राज्य के इलाकों पर कब्जा करे और समुद्र खासकर भूमध्य सागर तक पहुंच बनाए। यानी रूस ये चाहता था कि भाई जो भी हमारा मतलब उस्मानी साम्राज्य था उसके जो भी इलाके हैं उस पर वो खुद कब्जा कर ले, और जो समुद्र वाला इलाका खासकर जो भूमध्य सागर तक का जो रूस जो है वो अपनी पहुंच बनाने की कोशिश उस समय कर रहा था। ब्रिटेन और फ्रांस को डर था कि अगर रूस मजबूत हुआ तो उनके व्यापार और रास्ते जो है, व्यापार के जो रास्ते वो खतरे में आ जाएंगे। यानी ब्रिटेन ये सोच रहा था, ब्रिटेन और फ्रांस, कि अगर रूस ने जो भूमध्य सागर पर कब्जा कर लिया तो उनके जो व्यापार के रास्ते हैं उस पर खतरा आ जाएगा, यानी वो समुद्र से जो है अपना व्यापार सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस ने उस्मानी साम्राज्य के साथ मिलकर रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और युद्ध किया। युद्ध का जो मुख्य मैदान था वो क्रीमिया प्रायद्वीप था, आज का यूक्रेन जिसे हम कहते हैं, और रूस का जो हिस्सा है। यानी जो युद्ध का मैदान था जहाँ पे ये क्रीमिया युद्ध हुआ, वो जो है युद्ध का मुख्य मैदान जो था वो क्रीमिया प्रायद्वीप, यानी क्रीमिया एक जो है द्वीप है जहाँ पर ये युद्ध हुआ, जो कि अब रूस का हिस्सा है और जो यूक्रेन और रूस के हिस्से के अंतर्गत आता है। क्रीमिया युद्ध क्यों खास है इसकी बात करें तो क्रीमिया युद्ध जो था वो ये पहला बड़ा युद्ध था जिसने अखबारों और फोटोग्राफरों ने आम जनता तक पहुंचाया। यानी क्रीमिया युद्ध ही एक ऐसा युद्ध था जिसने अखबारों और फोटोग्राफरों ने इसे जो है आम जनता तक पहुंचाया। इस युद्ध में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने घायल सैनिकों की सेवा करके आधुनिक नर्सिंग की नींव रखी। यानी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन्होंने जितने भी घायल श्रमिक थे इसके इलाज करने की जो है पद्धति को शुरू करा, जिससे नर्सिंग की नींव उस समय रखी गई थी। इस युद्ध में यूरोप की शक्ति संतुलन को कुछ समय के लिए बचाया रखा जा सका, और इसका जो नतीजा ये निकला कि रूस को हार मिली और 1856 में पेरिस संधि हुई, जिससे तय हुआ कि रूस काला सागर में सेना नहीं रखेगा और रूस उस पर अपना कब्जा हटा दे, और उस्मानी साम्राज्य को थोड़ी देर के लिए बचा लिया गया। यानी क्रीमिया युद्ध जो उस समय हुआ उससे ये बेनिफिट हुआ कि जो रूस ने काला सागर पर जो अपना दबदबा बना रखा था उसको रूस ने अपना हटा लिया वहां से, और जो भी उस्मानी साम्राज्य था उसको थोड़े दिनों के लिए या यूं कहे थोड़े सालों के लिए या थोड़े समय के लिए बचा लिया गया। अब बात करें जो क्रीमिया युद्ध का जो स्वरूप था 1853 से 1856 के बीच में, क्रीमिया युद्ध का जो मुख्यतः एक राजनीतिक और सैनिक संघर्ष था। यानी जो क्रीमिया युद्ध था वो एक राजनीतिक और सैनिक संघर्ष था जो यूरोप के शक्तिशाली देशों के बीच रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लड़ा गया। इस युद्ध का जो स्वरूप था वो किस प्रकार का था उसको डिस्कस करें। क्रीमिया युद्ध था वो एक राजनीतिक और सैनिक संघर्ष था जो कि रूस के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ लड़ा गया था, या रूस के जो प्रभाव उस समय पड़ रहे थे उसको रोकने के लिए करा गया था। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक संघर्ष की। तो रूस उस्मानी साम्राज्य के कमजोर पड़ने का फायदा उठाकर बाल्कन और काला सागर क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व चाहता था। ब्रिटेन और फ्रांस ने रूस के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए उस्मानी साम्राज्य का साथ दिया। यानी ये राजनीतिक संघर्ष हमें देखने को मिला। धार्मिक संघर्ष की बात करें तो पवित्र स्थायी स्थल जैसे कि जेरूसलम के संरक्षण के अधिकार को लेकर रूस और उस्मानी साम्राज्य में विवाद हुआ। रूस ने ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के अधिकारों की मांग रखी, जो एक धार्मिक बहाना भी देखने को मिला। यानी धार्मिक संघर्ष भी हमें इस युद्ध में काफी ज्यादा देखने को मिला। सैन्य संघर्ष की बात करें तो युद्ध का जो मुख्य क्षेत्र था वो प्रायद्वीपीय रहा, जिसमें सेवा स्थलों की घेरेबंदी की गई, और युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण घटना भी यही थी। सैनिकों को युद्ध से कम और बीमारी, ठंड और भूख से ज्यादा नुकसान वहां पर देखने को मिला। यानी सैनिकों का जितना नुकसान युद्ध में नहीं हुआ उतना वो भूख, ठंड और बीमारियों के कारण उनकी मृत्यु हो गई या उनको नुकसान हुआ। आर्थिक और सामाजिक पहलू की बात करें तो पहली बार युद्ध को व्यापक रूप से मीडिया में कवरेज दिया गया, जैसे अखबारों और तस्वीरों द्वारा आम जनता तक पहुंचाया गया। यानी पहला जो एक ये ऐसा युद्ध था जिसको मीडिया की कवरेज मिली, अखबारों और तस्वीरों के माध्यम से जो है लोगों तक इसको पहुंचाया गया, इस युद्ध के बारे में बताया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार जो की थी वो भी क्रीमिया युद्ध के दौरान ही हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की बात करें तो पेरिस संधि जो कि 1856 के बाद काला सागर को निष्क्रिय कर दिया गया। जब ये युद्ध हुआ तो इसी में पेरिस संधि हुई जिसमें रूस ने काला सागर से अपना पूरी तरीके से कब्जा
जो है वो हटा लिया था। ये भी इसका हमें देखने को मिलता है बेनिफिट। उस्मानी साम्राज्य के स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली, लेकिन उसकी कमजोरी भी साफ हमें जो है देखने को मिली। क्रीमिया युद्ध एक राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य टकराव था, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वो यूरोप में शक्ति संतुलन को बनाए रखना और रूस के विस्तार को रोकना था। यानी क्रीमिया युद्ध बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये एक राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य टकराव था, जिसमें मेनली जो फोकस किया गया वो इस बात पर किया गया कि जो रूस अपना विस्तार कर रहा है, रूस जो अपना दबदबा बना रहा है, उसको पूरी तरीके से रोकने के लिए इस युद्ध के जरिए जो है रूस का जो भी विस्तार हो रहा था उसको रोकने का प्रयास किया गया। अब हम बात करेंगे पूर्वी समस्याओं के प्रमुख कारण की, यानी जो उस समय पूर्वी समस्या थी उसके जो प्रमुख कारण थे वो क्या थे। सबसे पहले बात करेंगे ऑटोमन साम्राज्य का पतन। यानी ऑटोमन साम्राज्य जो कभी यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर शासन करने वाला एक शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन 17वीं सदी के बाद धीरे धीरे इसका पतन शुरू हो गया। यानी ऑटोमन साम्राज्य जो कि उस समय बड़े हिस्सों पर शासन करता था, जो कि अब 17वीं शताब्दी में आते आते धीरे धीरे अपने डिक्लाइन की तरफ बढ़ता गया, जिसने सैन्य कमजोरी भी देखने को मिली। यानी पहले की जो शक्तिशाली सेना समय के साथ अब कमजोर और अनुशासित हीन होती गई, और यूरोपीय देशों के मुकाबले सैन्य तकनीक भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा अब वहाँ पे देखने को मिला। यानी जो यूरोपीय देशों पे सैनिक तकनीक थी, जितने भी सैनिकों के लिए हथियार वगैरह वहाँ पर थे, वो अब उसमें हमें देखने को नहीं मिला। इसमें आर्थिक समस्याएं भी हमें देखने को मिली, जिसमें व्यापारिक मार्ग बदला गया, समुद्री मार्गों का विकास हुआ, जिसने ऑटोमन व्यापार घाटे में आ गए, और भारी कर और आर्थिक शोषण से जनता असंतुष्ट हो गई। यानी जो भी ऑटोमन साम्राज्य था वो धीरे धीरे अपने डिक्लाइन की तरफ, अपने पतन की तरफ बढ़ता गया। जितना भी व्यापार था वो समुद्री मार्गों के द्वारा अब अपना विकास कर रहा था। प्रशासनिक भ्रष्टाचार और कमजोर नेतृत्व भी हमने देखने को मिला। यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसमें काफ़ी ज़्यादा करप्ट लोग अब आ गए थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ का नुकसान हुआ, और कमजोर नेतृत्व भी हमें देखने को मिला। यानी बाद के सुल्तान कमजोर और अयोग्य या विलासी हो गए, जो कि साम्राज्य का शासन तंत्र जो है बिगड़ गया, और घूसखोरी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बढ़ गई, जिससे जो है इसका पतन हुआ। अब बात करेंगे राष्ट्रवाद का उदय, यानी राइज ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग अपने राष्ट्र, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, इतिहास और स्वतंत्रता के लिए गर्व और प्रेम महसूस करते हो, और चाहते हैं कि उनका एक स्वतंत्र देश हो। यानी राष्ट्रवाद, राइज ऑफ नेशनलिज्म एक ऐसा वर्ड है जो भी लोग वहाँ पे रहते हो वो अपने राष्ट्र, उसकी संस्कृति, भाषा, इतिहास और स्वतंत्रता के लिए गर्व महसूस करे, और राष्ट्र पे मर मिटने को तैयार हो, वही जो है राष्ट्रवाद कहलाता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप और फिर दुनिया के अन्य हिस्सों में राष्ट्रवाद की भावना अब तेजी से बढ़ने लगी। यानी उस समय जो लगभग विश्व के सभी देश जो है गुलाम थे, अब उनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी। वो भी अपने देश को आज़ाद करना चाहते थे, अपने देश के बारे में सोचना चाहते थे, उसकी संस्कृति को, उसके भाषा को, उसके इतिहास और उसके स्वतंत्रता पर गौरव महसूस करना चाहते थे, और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते थे। इसी को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अब बात करेंगे जातीय और धार्मिक विविधता की। ऑटोमन साम्राज्य एक बहुजातीय एवं बहुधार्मिक राज्य था, अतः जैसे जैसे यूरोप में राष्ट्रवादी विचार फैलते गए, ऑटोमन साम्राज्य के भीतर भी कई निर्जातीय समूह जैसे यूनानी, सर्ब, बुल्गारिया ने स्वतंत्रता या स्वसत्ता की मांग शुरू कर दी। यानी धीरे धीरे अब जो ये समूह था ये भी अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लगा और अपने राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत करने लगा। राष्ट्रवाद के प्रभाव की बात करें तो राष्ट्रवाद के प्रभाव में यूरोप में इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। बाल्कन देश ने उस्मानी साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। एशिया और अफ्रीका में भी उपनिवेशवाद के खिलाफ आज़ादी के आंदोलन शुरू हुए, जैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम। यानी राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो विश्व के सभी देशों तक पहुंचने लगा। सभी देश अपने आज़ादी की मांग करने लगे और अपने देश को आज़ाद करने के लिए विभिन्न तरीके से स्वतंत्रता संग्राम जो है
करने लगे। राष्ट्रवाद के कारण ही कई जगहों पर जो है संघर्ष, युद्ध और राजनीतिक बदलाव भी हमें देखने को मिला, चाहे वो भारत हो या दक्षिण अफ्रीका या कोई अन्य देश ही हो। सब जगह राष्ट्रवाद की भावना जो है लोगों के अंदर अब जागृत होने लगी और लोग अपने अंदर जो है राष्ट्र भावना की जगाकर अपने देश को आज़ाद करने के लिए और स्वतंत्र बनाने की अब मांग करेंगे। ऑटोमन क्षेत्र का रणनीतिक महत्व। ऑटोमन साम्राज्य की 3 महाद्वीप थे, यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक जो है ये फैला हुआ था। इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे दुनिया की राजनीति और व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण बनाया। यानी जो ऑटोमन साम्राज्य था वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी इसी ने इसको दुनिया में काफ़ी महत्वपूर्ण और राजनीतिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बनाया। इसके व्यापार मार्गों पर नियंत्रण था, यानी व्यापार मार्गों पर भी ऑटोमन साम्राज्य ने बॉस्फोरस और डर्डेनियस जलद्रुम सहित प्रमुख व्यापार मार्गों पर नियंत्रण कर रखा था। ये बंदरगाह यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यूरोपीय शक्तियां, विशेष रूप से रूस और ब्रिटेन ने इन मार्गों पर नियंत्रण करना, प्रभावित करने के लिए बहुत तत्पर रहते थे। यानी जो ऑटोमन साम्राज्य था वो काफ़ी ज़्यादा विशाल था और फैला हुआ था और जितने भी व्यापार मार्ग थे सब पर इसी का कब्जा था। भू राजनीतिक विचार की बात करें तो ऑटोमन साम्राज्य के क्षेत्र यूरोपीय शक्तियों के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थे और यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखने एवं एशिया और अफ्रीका में अपने औपनिवेशिक हितों की सुरक्षित रखने के लिए बाल्कन और पूर्वी भूमध्य सागर और मध्य पूर्व पर नियंत्रण महत्वपूर्ण रूप से बना रखा था। पूर्वी समस्याओं के परिणाम की बात करें तो इसमें कई युद्ध का होना, यानी बहुत सारे युद्ध हुए। युद्ध जो कि 1853 से 1856 के बीच में हुआ, बाल्कन युद्ध जो कि 1912 से लेकर 1913 में हुआ तथा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी इसी में हमें देखने को मिलती है। ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हुआ, यानी धीरे धीरे जो ऑटोमन साम्राज्य था वो खत्म हो गया और नया राष्ट्र जो है अस्तित्व में आने लगा। नए राष्ट्र का जन्म हुआ, जैसे सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया आदि जो है स्वतंत्र देश अब सामने आने लगे और यूरोपीय शक्तियों के बीच तनाव भी बढ़ने लगा। जैसे रूस, ब्रिटेन और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच शक्ति संघर्ष अब तेज हो गया था। वैश्विक शक्ति और संतुलन बदला, यानी यूरोप और मध्य पूर्व की राजनीति में बदलाव आया और प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग भी इससे प्रशस्त हुआ, जिसने बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेरा कहा जाने लगा, जिससे युद्ध भड़क उठा। यानी जो बाल्कन क्षेत्र था उसे यूरोप का बारूद का ढेरा कहा कहकर पुकारा जाता था, जिसने युद्ध भड़काने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करेंगे बाल्कन राष्ट्रवाद यानी बाल्कन नेशनलिज्म की। तो बाल्कन क्षेत्र जो कि दक्षिण यूरोप का वह हिस्सा था जिसमें आज के ग्रीस, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, बिस्नेरिया, मोल्डोवा, अल्बानिया आदि देश जो है वो शामिल है। यानी बाल्कन राष्ट्रवाद जो है वो इन सभी देशों के अंतर्गत फैला हुआ था, जो अब ये सारे देश हमें अलग अलग देखने को यहाँ पर मिलते हैं। 19वीं शताब्दी में यह राष्ट्रवाद बहुत तेजी से फैला, यानी 19वीं शताब्दी में यह राष्ट्रवाद बहुत तेजी से फैलने लगा। लोग राष्ट्रवाद के खिलाफ जागरूक होने लगे। लोग विदेशी उस्मानी ऑटोमन साम्राज्य के शासन से मुक्ति पाकर अपने स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे, यानी लोग अपना खुद का राष्ट्र बनाकर जो है बनाना चाहते थे और उसके खिलाफ आंदोलन करना अब शुरू कर दिया था। बाल्कन राष्ट्रवाद के मुख्य कारणों की बात करें तो इसमें आप बता सकते हैं उस्मानी साम्राज्य की कमजोरी, यानी जो ऑटोमन साम्राज्य था उसका कमजोर हो रहा था, जिसने बाल्कन के लोगों में स्वतंत्रता की उम्मीद जगाई। राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार हुआ, यानी फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व बाल्कन क्षेत्र में भी फैला दिया था। भाषीय और सांस्कृतिक गौरव भी हमें देखने को मिला, यानी यहाँ पर हर जातीय समूह, चाहे वो सर्ब हो, बुल्गेर हो, ग्रीक आदि हो, सबने अपनी अलग अलग पहचान चाहते थे और सब अपनी अलग अलग पहचान बनाना चाहते थे। धार्मिक भावना भी हमें यहाँ लोगों के अंदर जागृत होते मिले, जिसमें अधिकांश बाल्कन ईसाई थे और वे मुस्लिम उस्मानी शासकों से मुक्ति चाहते थे। विदेशी शक्तियों का समर्थन मिला, यानी रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि देशों ने बाल्कन के कुछ राष्ट्रवादी आंदोलनों को समर्थन दिया ताकि अपना प्रभाव वो बढ़ा सके। बाल्कन राष्ट्रवाद वह आंदोलन था जिसमें बाल्कन के विभिन्न जातीय समूह ने स्वतंत्रता और अपनी राष्ट्रीय पहचान के लिए संघर्ष किया, जिससे पूरे यूरोप में भारी राजनीतिक उथल पुथल हमें देखने को
मिली। अब बाल्कन युद्ध की बात करें जो कि 1912 से लेके 1913 के बीच लगभग 1 सालों तक चला। बाल्कन युद्ध दो युद्धों की एक श्रृंखला थी जो दक्षिण पूर्व यूरोप यानी बाल्कन क्षेत्र में 1912 और 1913 में लड़ा गया। इन युद्ध का जो मुख्य कारण था वो था ऑटोमन साम्राज्य से बाल्कन क्षेत्र को मुक्त करवाना, यानी जो ऑटोमन साम्राज्य का उन पर नियंत्रण था उससे वो मुक्ति चाहते थे और फिर आपस में इलाकों का बंटवारा करना चाहते थे, अलग अलग धर्म के हिसाब से या अलग अलग रिलीजन्स के अकॉर्डिंग। पहला बाल्कन युद्ध जो हुआ वो 1912 में हुआ, यानी बाल्कन लिंग सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया और ग्रोवा ने मिलकर ऑटोमन साम्राज्य पर हमला किया और इनका जो लक्ष्य था वो था ऑटोमन साम्राज्य को यूरोप से पूरी तरीके से बाहर निकालना। और इसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि बाल्कन लीग ने लगभग सारे यूरोपीय क्षेत्र ऑटोमन से छीन लिए। दूसरा बाल्कन युद्ध जो कि 1913 में हुआ, जो कि जीत के बाद जब बंटवारा का समय आया तो बुल्गारिया असंतुष्ट हो गया और अपने पूर्व साथियों सर्बिया और ग्रीस पर हमला कर बैठा, यानी जो उस समय जो देश मिलकर बाल्कन से युद्ध लड़ रहे थे अब उन्हीं के बीच विवाद हमें देखने को मिला और बुल्गारिया जो है वो हार गया और उसे काफ़ी क्षेत्र जो है अपना छोड़ना पड़ा, यानी वो जो है अपना अलग ही पूरा देश पे जो है वो कब्जा करने की सोच रहा था, जिससे उसका ही नुकसान हुआ। बाल्कन युद्ध ने ऑटोमन साम्राज्य को यूरोप से लगभग समाप्त कर दिया और बाल्कन देश में अपनी दुश्मनी बढ़ाई और अतः प्रथम विश्व युद्ध की लिए जमीन भी इसने तैयार कर दी थी। अब बात करेंगे अफ्रीका उपनिवेश के लिए संघर्ष, यानी जो अफ्रीका उपनिवेश था उसने उस समय किस तरीके से संघर्ष को झेलकर अपने आप को आज़ाद करवाया, उसकी बात करेंगे। तो 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में यूरोपीय देशों ने अफ्रीका के विशाल इलाके को अपने कब्जे में लेने की दौर शुरू कर दी। इससे ही कहते हैं अफ्रीका के लिए संघर्ष या स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका। इसके जो मुख्य कारण थे, सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक लालच की, यानी अफ्रीका के कच्चे माल जैसे सोना, हीरे, रबड़, कपास और नए बाजारों की चाहत में जो है इस पर कब्जा करना चाहते थे यूरोपीय लोग। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हमें देखने को मिली, यानी यूरोपीय शक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, पुर्तगाल एक दूसरे से अधिक उपनिवेश हासिल करना चाहते थे, जिससे लोग अब जो है मतलब सब एक दूसरे को इस तरीके से दिखाना चाहते थे कि हमारे पास इतने ज़्यादा सोर्स है, इतने ज़्यादा जो है पावर है, इतने ज़्यादा देशों पर हमने कब्जा कर रखा है, तो इसके खिलाफ मतलब उन लोगों के बीच अब होड़ सी मचने लगी। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव भी हमें देखने को मिला, जिसमें फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल चाहिए था और नए उपभोक्ता भी यहाँ पर चाहिए थे। धार्मिक और सांस्कृतिक कारण की बात करें तो ईसाई मिशनरियों ने भी अफ्रीका में धर्म प्रचार और सभ्यता फैलाने के नाम पर उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया और इसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि अफ्रीका का लगभग पूरा क्षेत्र उपनिवेश बना और केवल कुछ ही देश जैसे इंडोनेशिया, इथोपिया और लाइबेरिया स्वतंत्र रहा और अफ्रीका समाज और संस्कृति का विनाश हुआ, यानी स्थानीय रीतियों, भाषा और व्यवस्थाओं को दबा दिया गया और शोषण और अत्याचार भी हमें देखने को मिला, जिसमें अफ्रीकी लोगों का जबरन श्रम कराया गया और उनकी संपत्ति भी लूट ली गई। यूरोपीय शक्तियों के बीच भी इसमें हमें तनाव देखने को मिला, यानी उपनिवेश को लेकर यूरोपीय देशों में आपसी झगड़े भी हुए, जिससे आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध को बल मिला। आधुनिक अफ्रीकी सीमाओं का निर्माण हुआ, जिसमें आज के अफ्रीका के देश भी की सीमाएं यूरोपीय बंटवारों पर आधारित थी, जिससे आज भी कई विवाद होते रहे। अफ्रीका के उपनिवेशीकरण में प्रमुख यूरोपीय देश की बात करें तो उसमें ब्रिटेन, जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, जो कि सबसे बड़ा उपनिवेश साम्राज्य बना, मिस्र, इजिप्ट, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, नाइजीरिया, घाना आदि पर इस पर जो है कब्जा कर लिया गया और केप टाउन से कहारिया एक एकजुट साम्राज्य बनाने का सपना देख रहे थे। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने उत्तर और पश्चिम अफ्रीका में काफ़ी बड़ा प्रभाव अपना जमाया। अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मॉस्को, माली, सेनेगाला और आइवरी कोस्ट आदि पर जो है इसने अपना कब्जा करा और फ्रांसीसी साम्राज्य भी ब्रिटेन साम्राज्य के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य जो है था। बेल्जियम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बेल्जियम का राज लियोपोल्ड द्वितीय व्यक्तिगत रूप से कांगो पर कब्जा किया और कांगरो की जो स्टेट के नाम पर वहां भयंकर शोषण और अत्याचार किए गए। जर्मनी ने देर से उपनिवेशीकरण शुरू किया, लेकिन जल्द ही
उसने काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र जो है वो हथिया लिए थे, जिसमें टांगनिया जो कि आज का तंजानिया, नीबिया, कैमरूना और टांगो जैसे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अपना उपनिवेश खो बैठा। पुर्तगाल पुराने समय से उपनिवेशीकरण कर रहा था और आंग्लो मेजबानी गिनी बिसाऊ पर कब्जा बनाए रखा चाहता था। और इटली की बात करें तो नए लेकिन महत्वाकांक्षी उपनिवेश देश हमें देखने को मिले। लीबिया, इर्टिया और सेमिलिनिया पर कब्जा हुआ और हिस्तोपी पर आक्रमण किया, लेकिन 1896 में एडावा की लड़ाई में हार गया। यानी सब देश एक दूसरे देशों पर जो है कब्जा कर रहे थे और सारे देश मिलकर मेनली दक्षिण अफ्रीका के जितने भी रिसोर्सेज थे उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो इसमें आप ये बता सकते हैं कि जो यूरोपीय साम्राज्यवाद था, यूरोपीय साम्राज्यवाद के दौरान वैश्विक शक्ति गतिशीलता को आकार देने में पूर्वी समस्याओं एवं अफ्रीका के लिए संघर्ष महत्वपूर्ण थे। यह पूर्वी समस्याएं जितनी भी थी वो यूरोपीय शक्तियों द्वारा ऑटोमन साम्राज्य के पतन का अपने हितों के लिए शोषण करना चाहते थे और मध्य पूर्व को नए आकार देना तथा प्रथम विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न हुए संघर्ष में योगदान करना शामिल था। वहीं अफ्रीका के लिए संघर्ष में यूरोपीय देशों ने आर्थिक और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर अफ्रीका पर आक्रामक रूप से उपनिवेश स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप अफ्रीका महाद्वीप पर स्थायी प्रभाव पड़ा। दोनों घटनाएं साम्राज्यवाद के स्थानीय परिणामों को रेखांकित करती है और साम्राज्यवाद के पतन के बाद फिर से खींची गई सीमाओं से लेकर उपनिवेशवाद की जटिल विरासत तक ये सभी विषय आज भी वैश्विक संबंध को जो है प्रभावित करती है। यानी ये था हमारा आज का ओवरऑल चैप्टर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, जितना आपने समझने की कोशिश करी अच्छी बात है, बट हो सकता है पेपर में इससे क्वेश्चंस आपको थोड़ा कम देखने को मिले, बट चैप्टर था तो मैंने आपको कवर करा दिया। एंड अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने किसी 5 दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आपका किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी अपलोड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।